नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 14 पढ़ेंगे जिसका नाम है स्थानीय स्वशासन ग्रामीण और शहरी, और ये चैप्टर 14 का भाग 3 है। इससे पहले इसके 2 भाग हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे यहाँ से जिला परिषद से। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे इस चैनल पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 6 की किताब के सामाजिक विज्ञान की जो किताब है इसके अध्याय पढ़ाए जा रहे हैं, और अब तक हमने 13 अध्याय इसके पढ़ लिए हैं। इन अध्यायों को भी यदि आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे जिला परिषद। तो देखिए, ग्रामीण विकास की दृष्टि से प्रत्येक जिले में जिला परिषद बनाई गई है। ग्रामीण विकास की दृष्टि से प्रत्येक जिले में यानी कि हर एक जिले में एक जिला परिषद बनाई गई है, जो पंचायती राज व्यवस्था की तीसरी और सर्वोच्च इकाई है। हमने पिछले वीडियो में देखा था पंचायती राज व्यवस्था की 3 इकाइयों के बारे में। ठीक है, 3 इकाई देखी थी हमने। तो सबसे पहले जो पहली इकाई है वो कौन सी थी? ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत सबसे पहली इकाई थी, जिसे हम निम्न इकाई भी बोल सकते हैं। इसके बाद हमने देखी थी पंचायत समिति। इसके बाद हमने पंचायत समिति के बारे में पढ़ा था, जो कि मिड में है। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन आ गया? ग्राम पंचायत। इसके बाद आ गई पंचायत समिति, और तीसरे नंबर पे है जिला परिषद। ठीक है, तीसरे नंबर पे, जो कि सर्वोच्च इकाई भी है। इसमें बताया गया है कि सर्वोच्च इकाई और तीसरी इकाई कौन सी है? जिला परिषद है। सबसे पहली कौन सी है? ग्राम पंचायत, जो सबसे निम्न इकाई भी है। सबसे नीचे देखिए पहले नंबर पे ही आती है। मिड में कौन है? पंचायत समिति है। ठीक है, अब देखिए, एक जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर उस जिले की जिला परिषद का गठन होता है। मतलब ये मान के चलिए कि एक जिले की सभी जितनी भी पंचायत समितियां हैं उनको मिलाकर उस जिले की जिला परिषद का गठन होता है, और इसका कार्यालय जिला मुख्यालय पर होता है। ठीक है, उसका कार्यालय कहाँ होता है? जिला मुख्यालय पर होता है। देखिए, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जिला परिषद जयपुर, इसका आपको इस चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। देखिए, एक जिले की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन। एक जिले की, एक ही जिला है, कौन सा जिला है? जयपुर जिले के बारे में बताया गया है, और इस जिले की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में इसमें दिखाया गया है। देखिए, त्रिस्तरीय कैसे हुआ? देखिए, इसमें जिला परिषद जयपुर। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आप ये देखिए पंचायत समिति, पहले नंबर पे ये दिखा रखा है आपको पंचायत समिति जमवा रामगढ़, है ना। और दूसरे नंबर पे देखिए पंचायत समिति बस्सी। तीसरे नंबर पे आपको दिखाया गया पंचायत समिति आमेर। ये 3 पंचायत समिति आपको इसमें दिखाई गई है ना। और इसमें बताया भी गया है कि एक जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर उस जिले की जिला परिषद का गठन होता है। क्या कहा गया है कि जो एक जिला है, जैसे कि जयपुर जिला है, अब इस जिले की जितनी भी पंचायत समितियां हैं, इसमें तो एग्जाम्पल के तौर पे 3 दिखाई गई हैं, जितनी भी पंचायत समितियां हैं उनको मिलाकर उस जिले की जिला परिषद का गठन होता है। ठीक है, तो जिला परिषद जयपुर का गठन हो गया। कौन कौन सी समिति मिल गई? पंचायत समिति देखिए जमवा रामगढ़, पंचायत समिति बस्सी, पंचायत समिति आमेर। ठीक है, ये 3 मिल गई, जिला परिषद जयपुर का गठन हो गया। अब इसके अंतर्गत देखिए पंचायत समिति जमवा रामगढ़, अब इसके अंदर भी तो गांव आते हैं। पंचायत समिति के अंदर देखिए, जैसे कि पहले नंबर पे आ गया ग्राम पंचायत सामरेट कला, दूसरे नंबर पे गांव आया ग्राम पंचायत रायसर, तीसरे नंबर पे आया ग्राम पंचायत नेवर। अब इन 3 गांवों से मिलकर क्या बना? पंचायत समिति जमवा रामगढ़ बनी, है ना। इसके बाद देखिए दूसरी जो पंचायत समिति है बस्सी, इसमें कौन कौन से गांव आए? देखिए, ग्राम पंचायत बस्सी, ग्राम पंचायत बास्को, ग्राम पंचायत मोहनपुरा। तो इन तीनों को मिलाकर क्या बनी? पंचायत समिति बस्सी बनी। इसके बाद देखिए पंचायत समिति आमेर, आमेर में देखिए ग्राम पंचायत अचरोल, ग्राम पंचायत कूकस, ग्राम पंचायत लबाना। तो ये सब मिलकर क्या बनी? ये सब मिलकर बनी पंचायत समिति आमेर की। ठीक है, तो इस तरीके से दिखाया गया है इसमें कि एक जिले की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। त्रिस्तरीय कैसे हुई? 3 स्तर आ गए। देखिए कैसे, एक तो आ गई ग्राम पंचायत,
एक आ गई पंचायत समिति और इन सबको मिलकर क्या बन गया, जिला परिषद बन गया। और ये सब मिलकर, अब ये सब मिलकर बना है, इसका जो कार्यालय है, इनका कार्यालय क्या कौन सा होगा, जिला मुख्यालय होगा। जैसे जिला मुख्यालय क्या था, जिला मुख्यालय है जयपुर, तो इनका जो कार्यालय होगा वो क्या होगा, जिला मुख्यालय जयपुर पर होगा। तो इस तरीके से इसमें देखिए 3 स्तरीय हो गए। सबसे सर्वोच्च स्तर पर कौन हो गया, जिला परिषद, और मिड में, मध्यम में कौन है, पंचायत समिति, और निम्न में सबसे नीचे पहले नंबर पे कौन है, ग्राम पंचायत। ठीक है, ये देखिए जिला जयपुर। अब इसके बाद देखिए जिला परिषद के गठन के लिए पूरे जिले को वार्डों में विभाजित किया गया है। मतलब जिला परिषद के गठन के लिए जो पूरा जिला है ना, उसको वार्डों में विभाजित किया गया है। जिला परिषद के प्रत्येक वार्ड के मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं। तो जिला परिषद होता है ना, इसके प्रत्येक वार्ड के मतदाता क्या करते हैं, अपने एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं, जो जिला परिषद का सदस्य होता है। ये सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को जिला प्रमुख और एक सदस्य को उप जिला प्रमुख निर्वाचित करते हैं। इनके साथ साथ उस जिले से निर्वाचित विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य तथा जिले की समस्त पंचायत समितियों के प्रधान भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये सब देखिए जिला परिषद के सदस्य होते हैं। कौन कौन, उस जिले से निर्वाचित विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य और जिले की समस्त जो पंचायत समिति है इनके प्रधान, ये भी क्या होते हैं, जिला परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है, जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख होता है। आपने नाम जरूर सुना होगा जिला प्रमुख। तो जो जिला परिषद होती है इसका मुखिया कहलाता है जिला प्रमुख। ठीक है, समय समय पर इसकी बैठकें होती हैं। समस्याओं को सुनने के लिए इस बैठक में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कार्य की, क्या क्या कार्य ये करते हैं। देखिए, जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं राज्य सरकार के बीच कड़ी का कार्य करता है। किनके बीच, एक तो ग्राम पंचायत व राज्य सरकार, इन दोनों के मिड में कौन आता है, जिला परिषद। इन दोनों के मिड में जिला परिषद इनकी कड़ी का काम करता है। ठीक है, विकास के कार्यों के बारे में राज्य सरकार को सलाह देती है। और क्या कार्य करती है, देखिए विकास के जो कार्य होते हैं उनके बारे में राज्य सरकार को क्या करती है, सलाह देती है। यह पंचायत समितियों के कार्यों की सामान्य देखरेख करती है। जो भी पंचायत समिति के कार्य होते हैं उनकी सामान्य देखरेख कौन करती है, जिला परिषद करती है। ठीक है, इसके बाद देखिए संपूर्ण जिले की विकास योजनाएं बनाती है तथा जिले में होने वाली विकास कार्यों का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण करती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, अन्य अधिकारी जिला परिषद के कार्यों में मदद करते हैं। तो देखिए जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जिसे हम बोलते हैं सीईओ, और जो अन्य अधिकारी होते हैं वो जिला परिषद की उसके जो कार्य करता है उसमें हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आप यह बात भली भांति समझ गए होंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण मतदाता निम्नलिखित जनप्रतिनिधियों का अपने मत से चुनाव करते हैं। जैसे कौन कौन, वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य। ठीक है, इन सब का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण जनों की लोकतंत्र में भागीदारी व क्षेत्र के संसाधनों के समुचित वितरण द्वारा भारत के विकास में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। चलिए अब नगरीय स्वशासन। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है नगरीय स्वशासन। जो कार्य ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा किए जाते हैं, शहरों में इस प्रकार के कार्य नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम करती है। तो देखिए जो कार्य ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर कौन करती है, ग्राम पंचायत। तो जो काम ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा किए जाते हैं वही कार्य शहरों में कौन करेगा, शहरों में या तो नगर पालिका करेगी या फिर नगर परिषद या फिर नगर निगम करती है। और देखिए शहरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का स्वरूप वहाँ की जनसंख्या के अनुसार निश्चित किया जाता है। तो देखिए जो वहाँ की शहर है तो शहरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का स्वरूप जो है वो वहाँ की जनसंख्या के अनुसार निश्चित होता है कि वहाँ पर नगर पालिका होगी, नगर परिषद होगी या फिर नगर निगम होगी। तो देखिए
जो 20,000 हैं इससे अधिक और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर में नगर पालिका, और 1 लाख से अधिक किंतु 5 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर में नगर परिषद, तथा 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर में नगर निगम होता है। तो देखिए जो जनसंख्या के हिसाब से इसमें निर्धारित होते हैं, जैसे कि जो 20,000 से लेके 20,000 से अधिक और 1 लाख तक, 20,000 से अधिक और 1 लाख तक की जो जनसंख्या है, इसमें कौन सी संस्था कार्य करेगी? इसमें कार्य करेगी नगर पालिका। कौन काम करेगा इसमें? इसमें काम करेगी नगर पालिका। कौन सी जनसंख्या से लेके? 20,000 से लेके 1 लाख तक, ठीक है, यानी कि 1 लाख से कम होनी चाहिए, वहाँ पर काम करेगी नगर पालिका। और 1 लाख से अधिक किंतु 5 लाख से कम, मतलब 5 लाख तक, 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम तक में कौन काम करेगा? नगर परिषद, ठीक है। ये डिवाइडेशन किया गया है जनसंख्या के हिसाब से, नगर परिषद करेगी, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए जो 5 लाख से तो अधिक और उससे जितनी भी ऊपर जनसंख्या होगी, 5 लाख या उससे अधिक, 5 लाख तो होनी ही चाहिए मिनिमम, 5 लाख या उससे अधिक की जो जनसंख्या है वहाँ पर होती है नगर निगम। और जयपुर में देखिए 5 लाख से ऊपर है, तो यहाँ पर क्या कार्य, कौन कार्य करती है? कौन सी संस्था कार्य करती है? नगर निगम, ठीक है। देखिए उदाहरण के लिए जनसंख्या के आधार पर नाथद्वारा में नगर पालिका, भरतपुर में नगर परिषद, अजमेर में नगर निगम कार्यरत है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी संस्था कार्यरत है? जनसंख्या के हिसाब से देखें तो नाथद्वारा में तो नगर पालिका, भरतपुर में नगर परिषद और अजमेर में नगर निगम, और जयपुर में भी कौन है? नगर निगम कार्यरत है, ठीक है। नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम के गठन के लिए इनके क्षेत्र को वार्डों में बांट दिया गया है। अब देखिए नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम के गठन के लिए जो इनके क्षेत्र हैं उनको किस में बांटा गया है? वार्डों में बांटा गया है। प्रत्येक वार्ड के मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं जो कि पार्षद कहलाता है, और जो भी प्रत्येक वार्ड के जो मतदाता होते हैं वो अपने एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं, और वो कौन कहलाता है? वो कहलाता है पार्षद, ठीक है। और फिर देखिए ये पार्षद इन संस्थाओं के सदस्य होते हैं। इनके साथ साथ उस क्षेत्र के लोकसभा व विधानसभा के सदस्य तथा कुछ मनोनीत लोग भी इनके सदस्य होते हैं। निर्वाचित पार्षद अपने में से ही किसी एक पार्षद को अपना मुखिया और एक को उप मुखिया चुनते हैं। नगर निगम का मुखिया अध्यक्ष, नगर परिषद का मुखिया सभापति और नगर निगम का मुखिया जो है मेयर या महापौर के नाम से जाना जाता है। आपने सुना भी होगा मेयर या महापौर का नाम, तो नगर निगम का मुखिया ही कहलाता है कौन? मेयर या महापौर। नगर पालिका का मुखिया क्या कहलाएगा? अध्यक्ष। नगर पालिका का मुखिया अध्यक्ष। नगर परिषद का मुखिया क्या कहलाएगा? सभापति। और नगर निगम का मुखिया कहलाएगा मेयर या महापौर। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। समय समय पर होने वाली बैठकों में ये पार्षद अपने शहर की विकास योजनाओं, समस्याओं आदि पर चर्चा करके निर्णय लेते हैं। ये अपने क्षेत्राधिकार के विषयों पर नियम उपनियम भी बनाते हैं, ठीक है। तो कार्यकाल की बात करें तो कितना होता है इनका? 5 वर्ष का होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कार्य में देखिए इन शहरी संस्थाओं के कार्य 2 तरह के होते हैं। तो देखिए शहरी जो संस्था है इनके कार्य 2 तरह के होते हैं। कुछ कार्य तो होते हैं अनिवार्य, ठीक है, और कुछ कार्य होते हैं उनकी इच्छा पर निर्भर। तो अनिवार्य कार्य में देखिए कौन कौन से कार्य आते हैं, जैसे शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, ये अनिवार्य कार्य है, ठीक है। सड़कों पर रोशनी और सफाई की व्यवस्था करना, ये अनिवार्य कार्य के अंतर्गत आता है। जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, ये भी अनिवार्य कार्य है। दमकल की व्यवस्था करना, ये भी अनिवार्य कार्य है। तो इस प्रकार के कार्य किस में आएंगे? अनिवार्य कार्य के अंतर्गत आते हैं। और कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें करना इन संस्थाओं की इच्छा पर
निर्भर करता है। मतलब कि ये करें तो करें, नहीं तो नहीं भी करें, ये इनकी इच्छा पर डिपेंड करता है, अनिवार्य नहीं है। तो दो तरह के कार्य हो गए शहरी संस्थाओं के। एक तो हो गया अनिवार्य कार्य, जो तो करने ही करने हैं। अनिवार्य कार्य मतलब है कि ये कार्य तो करने ही करने हैं। और दूसरा कार्य हो गया ऐच्छिक कार्य, जो कि उनकी इच्छा पर निर्भर करते हैं, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसे सार्वजनिक बाग, स्टेडियम, वाचनालय, पुस्तकालय का निर्माण, वृक्षारोपण, आवारा पशुओं को पकड़ना, मेले प्रदर्शनियों का आयोजन, रेन बसेरों की व्यवस्था आदि, ये सब कार्य आते हैं। ये सब क्या है, इनकी इच्छा पर निर्भर करता है ये कार्य। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, इन संस्थाओं को इनके कार्यों में मदद करने के लिए अधिशासी अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या आयुक्त, इंजीनियर, स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व अधिकारी, सफाई निरीक्षक आदि होते हैं। और देखिए, इनकी हेल्प करने के लिए कौन कौन है, अधिशासी अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या आयुक्त, इंजीनियर, स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व अधिकारी और सफाई निरीक्षक, ये सब इनकी हेल्प करने के लिए होते हैं। देखिए, नगरीय संस्थाओं के प्रमुख कार्य, ये दिखाया गया है इसमें प्रमुख कार्य। ठीक है, इसके बाद देखिए, इन संस्थाओं को 3 स्रोतों से धन प्राप्त होता है। अब देखिए, ये जो संस्था है, इसको 3 स्रोत बताए गए हैं जहाँ से इनको धन मिलता है। पहला हो गया, इन्हें केंद्र या राज्य सरकार से अनुदान और ऋण के रूप में मिलता है। इन्हें केंद्र या राज्य सरकार से अनुदान और ऋण के रूप में धन मिलता है। दूसरा हो गया, इन्हें विभिन्न शुल्कों और जुर्माना के द्वारा धन मिलता है। और तीसरा हो गया, ये अपने शहरवासियों पर विभिन्न कर लगाकर उनसे धन प्राप्त करते हैं। तो 3 तरीके से इनको धन प्राप्त होता है। इसके अलावा देखिए, स्थानीय संस्थाएं हमारी अपनी संस्थाएं हैं। अपनी समस्याओं के समाधान और विकास के लिए हमें योग्य, कर्तव्यनिष्ठ और सेवाभावी प्रतिनिधि को ही निर्वाचित करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी यह भी है कि हम इन संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों को सहयोग करें, तब ही ये संस्थाएं सार्वजनिक हित में अच्छे से अच्छा कार्य कर सकेंगी। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि ये जो स्थानीय संस्थाएं हैं, ये हमारी अपनी ही संस्थाएं हैं और अपनी समस्याओं के समाधान और विकास के लिए हमें योग्य, कर्तव्यनिष्ठ और सेवाभावी प्रतिनिधि को ही निर्वाचित करना चाहिए। ये सब सोच समझ के इस तरीके के फैसले लेने चाहिए कि कौन से हमें जो अपना प्रतिनिधि है वो चुनना है। तो वो कब सब आप अपने अकॉर्डिंग देखकर करें। अपनी समस्याओं के समाधान और विकास के लिए ये सब किया जाता है ना। और इसके लिए हमें योग्य हो जो व्यक्ति, कर्तव्यनिष्ठ हो और सेवाभावी हो, तो वैसा प्रतिनिधि निर्वाचित करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी यह भी है कि हम इन संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों को सहयोग भी करें, तब ये संस्थाएं सार्वजनिक हित में अच्छे ढंग से कार्य कर सकती हैं। तो इसके साथ ही जो चैप्टर 14 है ये कंप्लीट हो गया है, हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसमें हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।